दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक का जो वीएफडी आता है अल्टीवर 600 सीरीज का। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एटीवी 630। तो ये दोस्तों स्नाइडर इलेक्ट्रिक का वीएफडी है और अल्टीवर 630 मॉडल नंबर है। तो यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट मॉडल नंबर यहाँ पे दिखे लिखा हुआ है ATV 630 U55N4। तो ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक का एक वीएफडी है और ये वीएफडी के बारे में हम समझेंगे, इसके कंट्रोल वायरिंग या टर्मिनल डिटेल्स के बारे में, इनपुट आउटपुट केबल्स के बारे में और इसके इंडिकेशन एलईडी सिस्टम के बारे में और क्या क्या इसमें फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। और अगले वीडियो में हम इसके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो आगे हम इसमें बनाते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम केवल इसका बेसिक सेटअप, इसका वायरिंग डायग्राम और टर्मिनल डिटेल्स के बारे में इसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सामने हमको दिख रहा है जो वीएफडी यूनिट। तो मेन ये ड्राइव यूनिट है, ये वीएफडी का ड्राइव यूनिट है। और यहाँ पे ये जो केबल आप देख पा रहे होंगे सेंटर में, ये वाला जो केबल है RJ45 केबल है। यहाँ पे इसका लगता है ये जो HMI या फिर रिमोट कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इंस्टॉल किया जाता है। तो आप रिमोट कंट्रोल यूनिट जो है उसको यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये केबल को यहाँ से निकाल के, और नहीं तो फिर इस केबल्स के थ्रू ये जो पैनल का मेन डोर जो होता है वहाँ पे भी इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो केबल आया हुआ है इसके थ्रू मेन पैनल के मेन डोर पे भी यहाँ पे लगाया गया हुआ है। तो ये है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का इसका रिमोट कंट्रोल यूनिट या फिर ग्राफिक कंट्रोल टर्मिनल है। तो ये HMI भी इसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बाहर मेन पैनल पर लगा हुआ है, केबल के थ्रू हम चाहेंगे तो इसको यहाँ से निकाल के और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वो तो हो गया हमारे रिमोट कंट्रोल यूनिट या फिर ग्राफिक डिस्प्ले टर्मिनल या फिर HMI, अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद जो मेन हमारा ड्राइव जो यूनिट है, मेन VFD जो यूनिट है, उसका यहाँ पर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे नेम प्लेट के साथ में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ अल्टीवर 607 मॉडल नंबर है और 5.5 किलोवाट यानी कि 7.5 HP का ये रेटिंग का है। उसके बाद दोस्तों नीचे इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज का यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। इनपुट वोल्टेज 380 से 480 थ्री फेज सप्लाई रहेगा और आउटपुट जो रहेगा वो 0 से 380 से लेकर 480 वोल्ट तक ये आउटपुट देगा। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इनपुट करंट जो है मैक्सिमम 10.4 एम्पियर ये इनपुट करंट यहाँ पे दिखा रहा है इनपुट करंट, और आउटपुट जो है वो 12.7 यानी 12.7 एम्पियर करंट ये जो है आउटपुट में मैक्सिमम इतना देगा। तो ये इसका डिटेल्स दिया हुआ रहता है। तो इसका जो मेन जो रहता है वो 5.5 किलोवाट का है, यानी कि 7.5 HP का ये ड्राइव है, जो कि 5.5 किलोवाट का लोड के मोटर के लोड के लिए ये सफिशियंट रहता है। तो ये है अल्टीवर 630। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो टर्मिनल डिटेल दिए हुए रहते हैं वो यहाँ नीचे से पूरा केबल एंट्रेंस रहता है। देखिए यहाँ पे केबल ग्लैंड दिया हुआ है, यहीं से केबल का एंट्री होता है। तो यहाँ पे केबल दिया हुआ है, एक इनपुट केबल ये रहता है, आउटपुट केबल यानी कि मेन जो 3 फेज का सप्लाई आ रहा है वो इस केबल से आ रहा है और आउटपुट का जो सप्लाई जाएगा वो इस वाले केबल से जाएगा जो डायरेक्ट मोटर पर जाएगा। उसके बाद ये जो केबल है ये हमारे सब कंट्रोल केबल्स हैं। फिर जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है, 2 अगर और केबल आपको यहाँ पे उठाना है उसके लिए दिया हुआ रहता है। तो इस तरीके से बॉटम साइड में कुछ इस तरीके से केबल का एंट्रेंस या और केबल ग्लैंड्स वगैरह दिए हुए रहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो ये वाले कलर के ग्रे कलर के जो केबल्स देख रहे होंगे, ये ग्रे कलर का जो केबल है, एक तो आपका यहाँ पे RPM मीटर के लिए रहता है, यानी कि जो एनालॉग सिग्नल्स जो है उनका ये केबल रहता है, एक RPM मीटर के लिए रहता है और बाकी के 2 और यहाँ पे सिग्नल यूज किए जाएंगे। इनपुट करंट ये सही यानी 420 मिली एम्पीयर का इनपुट सिग्नल आएगा वो, और फीडबैक जो मिलेगा उसका, ये सारा केबल इसके थ्रू जाता है। तो बाकी यहाँ पर पूरा डिटेल्स जो है टर्मिनल्स यहाँ पे दिया हुआ रहता है, सारा टर्मिनल यहीं पे रहता है। और इसके ऊपर यहाँ पे दिया रहता है एक वेंटिलेशन फ़ैन। ये जो VFD है, VFD के टॉप पे यहाँ पे एक वेंटिलेशन फ़ैन दिया हुआ रहता है जो कि VFD के अंदर के हीट को जो है बाहर निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इंडिकेशन LEDs दिए गए रहते हैं, जैसे स्टेटस है, फॉल्ट है, ACF है, इथरनेट लिंक है, इथरनेट NS करके, COM या फिर नेट करके, ऐसे कुछ करके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे बताते हैं। उसके पहले ये वाला जो कवर है दोस्तों, इस कवर पे 4 स्क्रू दिया रहता है। चारों स्क्रू को जब हम खोलेंगे तो खोलने के बाद में इसमें मेन जो हमारे टर्मिनल्स जो दिए रहते हैं वो पूरा वायरिंग कनेक्शन के लिए वो सारा इसी के अंदर में दिया हुआ रहता है। चलिए कवर को खोलते हैं और कवर खोलने के बाद फिर बताते हैं कि कहाँ पे कौन सा केबल आपको कनेक्ट करना रहता है, कौन सा टर्मिनल AI है, कौन सा AO है, कौन सा DI है, कौन सा DO है, कौन सा पावर का है, कौन सा कंट्रोल का है।
तो चलिए इसको कवर को खोल के निकालते हैं, फिर उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो दोस्तों चारों बोल्ट को खोलने के बाद ये जो कवर को है नीचे की तरफ सरकाना रहता है, इसको होल्ड डाउन करना रहता है, यानी दोनों साइड से यहाँ से फंसा हुआ रहता है, इसको नीचे की तरफ करके बॉटम साइड में इसको खींचना होता है, तब ये निकलता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो मेन हमारा जो ढक्कन है वो बाहर आ जाता है और इस पे पूरा डायग्राम दिया हुआ रहता है, वायरिंग डायग्राम पूरा टर्मिनल के साथ में इसमें देख सकते हैं, पूरा इस पे दिया हुआ रहता है। तो चलिए समझते हैं पूरा इसमें टर्मिनल्स हैं उसके बारे में हम अच्छे से समझाते हैं कि कौन सा टर्मिनल पे आपको कौन सा वायरिंग करना होता है और किस टर्मिनल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे आपको कई सारे टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे नीचे में दिया हुआ रहता है 2-3 टाइप के यहाँ पे टर्मिनल्स दिए हुए रहते हैं। तो इस साइड में आप देखेंगे तो जहाँ पे 2R1 ये RL1 ये यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है वो इनपुट सप्लाई के लिए रहता है, यानी मेन जो 415 वोल्ट का इनपुट सप्लाई देंगे उसके लिए दिया हुआ रहता है। मैक्सिमम यहाँ पे 480 वोल्ट जो है वो आप दे सकते हैं, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद जो दूसरा साइड में ये वाला जो देख सकते हैं ये आउटपुट के लिए रहता है, जो मोटर को जाएगा वो केवल आपको यहाँ पे कनेक्ट करना रहता है। T1 T2 T3 यानी UV W जो दिया हुआ है उस पर आपको आउटपुट वाला केबल कनेक्ट करना होता है। उसके बाद बीच में यहाँ पे PA और PC ऐसे करके दिया रहता है। तो यहाँ पे आपको पैनल अर्थ जो वायर होता है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना रहता है बीच वाले पे। तो दोस्तों नीचे वाला जो रहता है वो पावर कनेक्टर के लिए रहता है, पावर कनेक्शन के लिए पावर टर्मिनल दिया गया रहता है। उसके बाद आते हैं हम ऊपर जो वायरिंग रहता है कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट्स की, वह जो वायरिंग कनेक्शन दिया रहता है उसके लिए। तो सबसे ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे दिखा रहा है R1A R1B और R1C। तो ये R1A R1B और R1C जो रहता है वो रिले आउटपुट 1 के लिए रहता है। ये 3 वायर वाले रिले के लिए रहता है, जिसमें एक NO होता है, एक NC रहता है और एक कॉमन वायर रहता है। तो जैसे R1A जो रहता है वो NO कॉन्टैक्ट के लिए रहता है। जैसे ये पहला वाला जो टर्मिनल होगा वो NO रहेगा, बीच वाला जो रहेगा वो R1B वो NC रहता है और C जो रहता है वो कॉमन कॉन्टैक्ट का कॉमन पॉइंट रहता है। तो ये रिले आउटपुट रिले 1 रहता है, यहाँ पे 3 वायर वाला रहता है। उसके बाद यहाँ पे R2A और R2C जो दिया रहता है वो रिले आउटपुट 2 के लिए रहता है। तो ये 2 वायर वाला रहता है, इसमें बस कॉमन और NO दिया रहता है। तो यहाँ पे एक रिले आउटपुट 2 के लिए रहता है। उसके बाद R3A और R3C जो है ये रिले आउटपुट 3 के लिए रहता है। तो ये भी 2 वायर वाला रिले के लिए रहता है, इसमें एक कॉमन और एक NO कॉन्टैक्ट इसमें दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे 3 जो हो गया, पहला रिले आउटपुट 1 हो गया जो 3 वायर वाला है, कॉमन NO और NC 3 कॉन्टैक्ट है। और रिले आउटपुट 2 जो है वो 2 वायर वाला है, कॉमन और NO है इसमें। और रिले आउटपुट 3 जो है उसमें भी कॉमन और NO है। तो 3 इसमें आउटपुट रिले प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप फीडबैक ले सकते हैं या फिर और सारे जो रिले आउटपुट पे जो भी आप आउटपुट सिग्नल लेना चाहेंगे वो आप यहाँ पे वायरिंग उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिले आउटपुट 1 पे वायर कनेक्ट है, रिले आउटपुट 2 पे भी वायर कनेक्ट है और तीसरा वाला जो है वो खाली है, स्पेयर में है। उसके बाद ये जो रिले आउटपुट टर्मिनल के बाद यहाँ पे कुछ दिया हुआ रहता है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों लिखा रहता है STOA STOB, उसके बाद 24 वोल्ट। तो यहाँ जो ब्लैक कलर वाला जो टीवी है उसमें 3 जो है वहाँ पे STOA STOB और 24 वोल्ट ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब होता है ये जो टीवी जो होता है वो STO इनपुट्स के लिए रहता है, जैसे कि सेफ्टी फंक्शंस STO इनपुट्स जो होता है उनके लिए रहता है। उसका सेफ्टी फंक्शन का कुछ इनपुट सिग्नल जो है वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी देखिए यहाँ पे इसको शॉर्ट किया गया है। उसके बाद जो 3 टर्मिनल यहाँ पे 24 वोल्ट जो दिया हुआ रहता है वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए रहता है। और उसी सप्लाई को ये जो डिजिटल इनपुट है, सेफ्टी का जो डिजिटल इनपुट आएगा उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसी 24 वोल्ट को इसके इनपुट के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो यहाँ से 24 वोल्ट आउट निकलता है और इसी का दोनों इनपुट सिग्नल में यूज़ करना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ रहता है COM, एक कॉमन, एक Q1 है, एक Q2, 3 जो टर्मिनल दिया हुआ रहते हैं ब्लैक कलर वाले टीवी में। ये एनालॉग आउटपुट सिग्नल के लिए दिया रहता है, जिसमें जो कॉमन जो होता है वो कॉमन रहता है, एनालॉग इनपुट IO का कॉमन रहता है। उसके बाद AQ1 जो रहता है वो एनालॉग आउटपुट रहता है, एनालॉग आउटपुट 1।
और AQ2 जो है वो एनालॉग आउटपुट 2 के लिए रहता है। तो यहाँ पे 2 एनालॉग आउटपुट सिग्नल यहाँ पे आप ले सकते हैं, एक कॉमन होगा, एक आउटपुट 1 एक आउटपुट 2। तो 2 यहाँ पे एनालॉग आउटपुट सिग्नल के लिए टर्मिनल दिया गया रहता है। तो इसका जो दोस्तों आउटपुट जो सिग्नल होता है वो हम प्रोग्रामिंग में जाके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इसका एनालॉग आउटपुट में आप क्या लेना चाह रहे हैं। यानी कि 0 से 10 वोल्ट आप एनालॉग आउटपुट लेना चाह रहे हैं कि 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट सिग्नल लेना चाह रहे हैं, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल होता है। तो प्रोग्रामिंग में जाके हम इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं कि आउटपुट एनालॉग आउटपुट सिग्नल में क्या आउटपुट लेना चाह रहे हैं, 0 से 10 वोल्ट एनालॉग सिग्नल या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर करंट सिग्नल। तो यानी कि वोल्टेज सिग्नल या फिर करंट सिग्नल आप एनालॉग आउटपुट में लेना चाह रहे हैं, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप इसका चाहिए कैसे करते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम इसका अलग से वीडियो इसके लिए बना देंगे। तो उसके बाद जो है नीचे दोस्तों हमारे पे DI और DO के टर्मिनल्स दिए गए रहते हैं। इसके नीचे वाला जो टर्मिनल्स हैं वो DI DO का रहता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि ये कौन सा रहता है। यहाँ पे देखेंगे ग्रे कलर का यहाँ पे एक टर्मिनल दिख रहा है, जिसमें टोटल यहाँ पे 5 टर्मिनल हैं। तो ये जो है 5 टर्मिनल जो ग्रे कलर का आप देख पा रहे होंगे, वो एनालॉग इनपुट सिग्नल के लिए है। जैसे कि यहाँ पे 10 वोल्ट जो है, यहाँ 10 वोल्ट सब एनालॉग इनपुट सिग्नल के एनालॉग इनपुट सिग्नल के लिए 10 वोल्ट पावर सप्लाई यहाँ से जाएगा। और यहाँ पे 2 नंबर जो टर्मिनल है ये ग्रे कलर वाले में, वो एनालॉग इनपुट 1 के लिए है। तो फिर उसके बाद कॉमन है, फिर एनालॉग इनपुट 2 है, फिर एनालॉग इनपुट 3 है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया रहता है एनालॉग सिग्नल का एनालॉग इनपुट सिग्नल के लिए टर्मिनल जो दिया हुआ है वो ये ग्रे कलर वाला है। तो इसमें आप एनालॉग इनपुट सिग्नल यहीं पे कनेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप PLC या DCS से जो कमांड देंगे, इसका 4 to 20 मिली एम्पियर BFD को रन कराने के लिए जो कमांड देंगे, RPM कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए, तो वो जो कमांड आएगा 4 to 20 मिली एम्पियर वाला, वो इसी टर्मिनल पे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे कॉमन पे और एक दूसरे वाले टर्मिनल पे एनालॉग इनपुट 1 या फिर 2 पे वो प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं कि कौन सा यूज करना है, तो उस पर आप एनालॉग इनपुट सिग्नल यूज करेंगे। उसके बाद बच गया यहाँ पे DI सिग्नल वाले टर्मिनल्स। तो जो ग्रीन कलर के आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन कलर वाले जो होते हैं वो सारे DI होते हैं, यानी कि डिजिटल इनपुट्स के लिए रहते हैं। अब दोस्तों जो DI टर्मिनल में जो पहला वाला यहाँ से देखेंगे इस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो जो पहला दिया हुआ है वो है P24, यानी कि ये 24 वोल्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए रहता है। यहाँ से 24 वोल्ट आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई ले सकते हैं। तो यहाँ पे 24 वोल्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई रहता है। उसके बाद एक दूसरा उसके बगल में दिया हुआ है 0 वोल्ट, यानी 0 वोल्ट। तो यहाँ पे जब हम सिंक और सोर्स का सिलेक्शन करते हैं DI सिग्नल के लिए, तो उसके लिए रहता है कि अगर सिंक करेंगे तो 24 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट हम यूज़ करेंगे, या फिर अगर सोर्स करते हैं तो उसके लिए रहता है कि 24 वोल्ट आपको कॉमन में यूज करना है या फिर 0 वोल्ट आपको कॉमन में यूज करना रहता है, तो उसके लिए रहता है। उसके बाद है DI1 और DI6। तो DI1 से लेके DI6 तक के, यहाँ पे ये जो DI6 है यहाँ तक के जो वायर हैं, सॉरी टर्मिनल्स जो है वो डिजिटल इनपुट सिग्नल के लिए रहता है। तो डिजिटल इनपुट सिग्नल में जो आपका डिजिटल इनपुट सिग्नल आपका आएगा PLC से या फिर फील्ड से, तो वो केवल आपका यहीं पे आके कनेक्ट करना है। तो जो भी आपका डिजिटल इनपुट सिग्नल है, जैसे कि फॉरवर्ड का या फिर रिवर्स कमांड का या फिर स्टॉप का या फिर स्टार्ट का, तो ये सारे जो सिग्नल आएंगे वो उसके वायर जो है वो इसी पे कनेक्ट होंगे, डिजिटल इनपुट वाले टर्मिनल्स पे। उसके बाद लास्ट में एक और जो है 24 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक और 24 वोल्ट लिखा हुआ है इसमें। तो ये जो 24 वोल्ट है वो भी DI सिग्नल के लिए रहता है। यहाँ पे जो शुरुआत में जो P24 है दोस्तों, वो एक्सटर्नल 24 वोल्ट पावर सप्लाई है। बाकी जो 0 वोल्ट वाला टर्मिनल जो इस साइड में दिया हुआ है वो, और यहाँ पे जो 24 वोल्ट है वो इसका DI सिग्नल के लिए सिलेक्शन के लिए रहता है। कॉमन में 24 वोल्ट अगर लेना है तो यहाँ से लेंगे, और अगर 0 लेंगे तो इस साइड वाला लेंगे। बाकी ये जो P24 जो है वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए रहता है। तो अगर एक्सटर्नल का 24 वोल्ट आपको ज़रूरत होता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका टर्मिनल डिटेल्स। नीचे हमारे पूरा पावर के टर्मिनल्स हैं और ऊपर पूरा कंट्रोल का टर्मिनल्स हैं, यानी कि डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट सिग्नल जो है उसके लिए रहता है। तो ये हो गया DI डिजिटल इनपुट्स, और ये हो गया DO यानी डिजिटल आउटपुट्स, यानी कि जो रिले आउटपुट रहता है उसको डिजिटल आउटपुट भी बोलते हैं। तो ये डिजिटल आउटपुट्स हो गया। उसके बाद ये एनालॉग आउटपुट हो गया, नीचे वाला इसके एनालॉग इनपुट हो गया। तो ये 4 प्रकार के टर्मिनल है, चारों के बारे में हमने इसके यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पे देखेंगे तो एक ईथरनेट और एक मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए 2 यहाँ पे कनेक्टर दिए रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे नीचे से यहाँ पे दिखता है,
ऊपर वाला जो रहता है वो इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए रहता है, नीचे वाला जो रहता है वो मोडबस कम्युनिकेशन के लिए रहता है। तो जैसे अगर आपको कुछ यहाँ पे और इथरनेट केबल के थ्रू कुछ कम्युनिकेशन करना है, कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो उसको आप यहाँ से कनेक्ट करके इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। और मोडबस केबल के थ्रू अगर कुछ और डिवाइस कनेक्ट करना है तो उसको नीचे वाले जो कनेक्टर है उससे कर सकते हैं। तो ये इसका डिटेल हो गया, टर्मिनल डिटेल और केबल के बारे में जानकारी। तो अगर दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए टर्मिनल्स और केबल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। बाकी इसमें बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो एक एक टॉपिक पे अलग अलग हम इसका वीडियो बनाएंगे और इसका बारे में हम आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम चलिए जान लेते हैं इसका जो ग्राफिक डिस्प्ले टर्मिनल है, यानी कि एचएमआई है या फिर रिमोट कंट्रोल यूनिट है, जो उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे जो केबल है ये RJ45 कम्युनिकेशन केबल के थ्रू यहाँ पे जो कनेक्ट किया है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये है उसका ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट या फिर ग्राफिक डिस्प्ले टर्मिनल या फिर एचएमआई बोलिए या फिर रिमोट कंट्रोल यूनिट इसको बोलिए। यहीं से इसको ऑपरेट किया जाता है जब इसको लोकल में इसको ऑपरेट करना होता है, या फिर इसमें जो डाटा जो रहता है वो पूरा दिखाता है, स्टेटस वैल्यू जो इसमें दिखाता है तो यहीं पे दिखाता है, और यहीं से इसको लोकली ऑपरेट भी किया जाता है ड्राइव को। तो देखिए इसमें कई सारे फंक्शन और बटन्स दिए रहते हैं, तो इनका क्या मतलब होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था स्टॉप और रीसेट। यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टॉप और रीसेट, तो ये स्टॉप कमांड या फिर फॉल्ट स्टॉप कमांड के लिए, या फिर जो फॉल्ट कुछ को रीसेट करने के लिए, अगर कोई फॉल्ट आया तो उसको रीसेट करने के लिए ये वाला जो बटन होता है स्टॉप और रीसेट बटन से हम यूज करते हैं। तो ये स्टॉप और रीसेट बटन का काम होगा। दूसरा होता है एक लोकल और रिमोट सिलेक्शन के लिए। दूसरा नंबर जो बटन है यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है लोकल और रिमोट। तो ये जो लोकल और रिमोट जो रहता है वो लोकल और रिमोट सिलेक्शन के लिए रहता है कि लोकल मोड में चलाना है कि रिमोट में चलाना है। तो ये स्विचिंग करने के लिए दिया रहता है। लोकल और रिमोट कंट्रोल जो होता है उसका बीच में ये स्विचिंग करने के लिए दिया रहता है। आप लोकल में करके उसके बाद तब आप यहाँ से इसको BFD को ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो रहता है एस्केप, यानी लोकल रिमोट को ऊपर वाला जो दिया रहता है ESC, तो ये एस्केप बटन जो दिया रहता है इसका यूज किया जाता है किसी मेनू को क्वाइट करने के लिए, या फिर किसी पैरामीटर को क्वाइट करने के लिए, यानी कि उसको बंद करने के लिए, या फिर करंट डिस्प्ले से आपको अगर बाहर आना है, किसी फंक्शन से पैरामीटर से बाहर आना होता है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है एस्केप बटन का। एस्केप बटन से हम किसी फंक्शन से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद जो है फंक्शंस की जरूरत दिए रहते हैं। इसमें 4 फंक्शंस की है, यानी कि ये जो ऊपर वाले 4 जो की देख पा रहे होंगे ये फंक्शन की है। F1 से लेकर F4 तक ये फंक्शन की रहता है। इसका यूज किया जाता है ड्राइव की आईडी फाइंड आउट करने के लिए, QR कोड, क्विक व्यू एंड सब मेनू जो रहता है उसके लिए इसमें फंक्शन जो की रहता है उसका यूज किया जाता है। तो इसका अलग अलग काम रहता है फंक्शन की, इसका आगे हम बताएंगे, आगे दूसरी वीडियो में इसके बारे में हम बताते जाएंगे। उसके बाद जो है एक दिया हुआ ग्राफिक डिस्प्ले, जो ग्राफिक जो डिस्प्ले रहता है, यानी ये जो डिस्प्ले दिया हुआ है इसको ग्राफिक डिस्प्ले रहता है। इसमें सारे पैरामीटर दिखाता है, करंट स्टेटस दिखाता है, कितना मतलब लोड कितना है, कितना करंट है, कितना फ्रीक्वेंसी है, ये सारा चीज जो पैरामीटर इसमें डिस्प्ले में दिखाता है। तो उसके बाद एक होम बटन जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये होम का जो सिंबल दिया हुआ है होम बटन, तो ये होम बटन रहता है यूज टू एक्सेस डायरेक्टली एट होम पेज, यानी पैरामीटर्स के बीच में अगर कुछ है पैरामीटर आप इस पर एक्सेस किए हैं, आप डायरेक्ट होम पेज पे जाना चाहते हैं तो होम बटन दबा के आप डायरेक्टली होम पेज पे जा सकते हैं। उसके बाद साथ में एक दिया हुआ है आई, ये जो यहाँ पे बीच में आई देखेंगे तो आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन बटन दिया हुआ रहता है। इसका काम होता है कि किसी पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की, जैसे कि इसमें जितने भी पैरामीटर होता है उनका शॉर्टकट कोड होता है, तो कोड से समझ में नहीं आता है तो उस पैरामीटर में जाके जब आप आई बटन दबाते हैं तो उस पैरामीटर के बारे में ये उसके बारे में पूरा जानकारी देता है कि उस पैरामीटर का फुल मतलब क्या है, क्या उस पैरामीटर का काम क्या है। उसके बाद एक दिया हुआ है नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर में दिया हुआ है रन, तो रन का मतलब होता है अगर रन दबाते हैं तो यहाँ पे रन होने लगता है, तो ये रन का एक दिया हुआ रहता है। उसके बाद दोस्तों बीच में यहाँ पे एक बटन दिया हुआ रहता है ओके बटन, और उसके ऊपर दिया रहता है लेफ्ट राइट का अप डाउन का यहाँ पे की दिया हुआ रहता है। तो जो लेफ्ट राइट जो की जो रहता है उनको टच व्हील बटन भी बोलते हैं, टच व्हील बटन और ओके बटन। तो इसमें जैसे ओके जो है वो किसी पैरामीटर को सेव करने के लिए रहता है, या फिर किसी पैरामीटर में एंटर करने के लिए रहता है ओके बटन। बाकी अप डाउन और लेफ्ट राइट जो रहता है किसी पैरामीटर में आगे जाने के लिए, पैरामीटर में पीछे जाने के लिए, या फिर किसी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए दिया रहता है अप डाउन और लेफ्ट राइट वाला जो बटन रहता है वो।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे हम एक एक करके। तो चलिए दोस्तों, इसका जो कवर हमने निकाला था, इस कवर को अब हम लगा देते हैं। तो ये जो इसका कवर था, इस कवर को पहले यहाँ से नीचे से सेटअप करके आपको ऊपर की ओर इसमें फिक्स करना रहता है। इसी तरीके से करके आपको नीचे से ऊपर की ओर इसको ले जाना रहता है। फिर ये दोनों साइड का ग्रिप जो रहेगा उसमें फंस जाएगा। इस तरीके से देखेंगे तो ये लॉक हो चुका है। अब लॉक होने के बाद जो चारों स्क्रू हैं, इन्हीं स्क्रू को आपको फिर टाइट कर देना है। ये और स्क्रू जो रखें देखेंगे स्प्रिंग लोडेड रहता है, ताकि ये जो ये लॉक ना हो, इसमें फंसे नहीं। इसीलिए स्प्रिंग लोडेड रहता है कि आप जब इसको ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये बाहर फेंक देता है, इसलिए स्प्रिंग लोडेड स्प्रिंग बोल्ट इसमें दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी अब टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और दोस्तों, अगर इस BFT से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे।